बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सुल्ताना का दिमाग मेरे बस में नहीं था और खूंखार दरिंदे टेलीपैथी से ज़ेर होने वाले नहीं थे। अगरचे उनके दांत और नाखून नहीं थे, लेकिन वो बेपनाह ताकतवर थे। मुझसे घंटों लड़ सकते थे, मुझे इस हद तक जख्मी कर देते कि जिस्मानी और दिमागी कमजोरी के बायस मैं सांस रोकने के काबिल नहीं रहता, और वो ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालता। सुल्ताना ने गुर्राते हुए हुक्म दिया, टाइगर कम ऑन, आज मैं देखना चाहती हूँ ये शाहज़ोर कितने घंटों तक तुम्हारा मुकाबला करता रहेगा। कम ऑन। फिर जैसे जलजला सा आ गया। नर और मादा के धाड़ने के साथ ही ख्वाबगाह का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। दोनों ने ही दरवाजे पर से मुझ पर छलांग लगाई। दरिंदे अपने शिकार पर झपटना जानते हैं और वो झपट रहे थे। मैं कोई बेजान मुजस्मा नहीं था कि जहां खड़ा हुआ था वहीं खड़ा रह जाता। वैसे अक्सर हालात में जानदार लोग बेजान बुत बनकर रह जाते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पाते। ऐसा तब होता है जब बदहवासी तारी होती है, दिमाग काम नहीं करता, हाजिर दिमागी जवाब दे जाती है। लेकिन जो लोग जहानत को तेज़ तर करने और हाजिर दिमागी से काम लेने की बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं, या मेरी तरह हालात के मुताबिक दिन रात हाजिर दिमाग रहते हैं, वो ख़तरनाक लम्हात में पलक झपकते ही अपने बचाव की तदबीर कर लेते हैं। इंसान का दिमाग एक पल में तदबीर भी सोच लेता है और उस पर अमल भी कर लेता है। दोनों खूंखार दरिंदों ने दरवाजे पर से ही मुझ पर छलांग लगाई थी। बेख्तियार मैंने भी छलांग लगाई। वो मेरी तरफ आए और मैं सुल्ताना की तरफ गया। सुल्ताना कम चालाक नहीं थी। जहां मैं पहुंचा वहां से उछलकर दूर चली गई। शेरों को मेरी तरफ पलट कर आने में ज़रा वक्त लगा। मैं फ़ज़ा में उछला, फ़ज़ा में कलाबाजी खाई, फिर सुल्ताना के सर पर से होता हुआ पीछे आकर उसकी गर्दन दबोच ली। मुझ पर हमला करने वाले दरिंदे रुक गए। पोजीशन बदलकर अपनी मालका के पीछे आना चाहते थे। आगे से हमला करते तो मालका को नुकसान पहुंचता। मैंने कहा, सुल्ताना मुझे नादान ना समझो। मैंने महल में कदम रखने से पहले ही अपने बचाव की तदाबीर कर ली थीं। ये दरिंदे तुम्हें बहुत अजीज हैं, फैसला करो, उन्हें जिंदा रहना चाहिए या अभी मेरे हाथों मर जाना चाहिए। वो हकारत से बोली, तुम्हारे हाथ फौलाद के नहीं हैं और ये शेर मट्टी के नहीं हैं, जाओ इनकी खुराक बनो। उसने ये कहते ही धोबी पाट वाला देसी दाव आजमाया। मैं भूल गया था कि वो बाज़ औकात में मूड में आकर शेरों से लड़ती है, उनके साथ हंसती खेलती है। शेरों के साथ खेल ही खेल में लड़ने के लिए भी जिस्मानी कुव्वत लाजमी है। उसने पूरी कुव्वत से मुझे उछाला। मैं उसके कांधे पर से होता हुआ सामने आकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। एक लम्हे की ताखीर मेरी मौत का सबब बन सकती थी। मैंने फर्श पर चित होते ही उल्टी कलाबाजी खाई। नर और मादा एक साथ मेरी तरफ लपके। मैं फर्श पर सर के बल उल्टा खड़ा हुआ। सुल्ताना की गर्दन पर दोनों पांव की कैंची बनाई, फिर उसे ऊपर गिरा लिया। दरिंदे जो मुझ पर आ रहे थे वो सुल्ताना पर आए, क्योंकि वो ऊपर थी और मैं नीचे। उसके हलक से चीख निकली। उसके पालतू दरिंदे फौरन पीछे हट गए। बड़े वफादार जानवर थे। सुल्ताना मेरी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। उसकी गर्दन मेरी टांगों में फंसी हुई थी और उसकी टांगें मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में थीं। मैं उसे गिरफ्त में लिए फर्श पर लुढ़कता हुआ पलंग के पास आया, फिर उसे शेरों की तरफ उछालकर पलंग के नीचे चला गया। वो दोनों धाड़ते हुए आए। वो जिसामत के लिहाज से इतने कदावर थे कि पलंग के नीचे घुस नहीं सकते थे। मैं लेट कर सिरकता हुआ अंदर गया था, उसके बावजूद फंस रहा था। बड़ी मुश्किल से सर को दाएं बाएं घुमाकर देख रहा था। मादा बाएं तरफ से और नर दाएं तरफ से अपना सर झुकाकर देख रहे थे। मुझ तक पहुंच नहीं सकते थे। पलंग के पाए फर्श में गड़े हुए थे, अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। उस पलंग को तोड़ा जा सकता था मगर हटाया नहीं जा सकता था। जिन महलों में ऐसे पलंग होते हैं उनके नीचे तहखाना या चोर रास्ता लाजमी होता है। मैं बहुत पहले ही सुल्ताना के दिमागी तहखाने में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके दिमाग में पहुंचने के बाद कहां कहां तक पहुंच चुका हूं। वो मुझे पलंग के नीचे देखकर पिंजरे में फड़फड़ाता हुआ शिकार समझकर कहे लगा रही थी और कह रही थी, ऐसे वक्त तुम्हारी वीडियो फिल्म तैयार होनी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए। देखो दुनिया वालों, ये फरहाद अली तैमूर है, टेलीपैथी की दुनिया का बेताज बादशाह है, मगर आज एक चूहे की तरह पलंग के नीचे छुपा हुआ है। मगर कब तक छुपा रहेगा? मेरे दोनों टाइगर पलंग के दो तरफ हैं। ये सारी रात, सारा दिन
और सारी जिंदगी इसकी ताक में बैठे रहेंगे। पलंग के निचले हिस्से में एक कील थी। यूं लगता था किसी वजह से वो कील वहां ठोंक कर छोड़ दी गई है। मैंने उस कील को खींचा। यकबारगी गड़गड़ाहट की आवाज हुई। मैं जहां लेटा हुआ था वहां का फर्श नीचे धंसने लगा। सुल्ताना के कह कहे रुक गए थे। वो चीख कर कह रही थी, नहीं, तुम चोर रास्ता दरियाफ्त नहीं कर सकते, मैं तुम्हें फरार नहीं होने दूंगी। वो चीखती हुई एक टाइगर के पास आई, फिर फर्श पर ऊंधी लेटकर पलंग के नीचे देखने लगी। मैं लेटे ही लेटे जहां पहुंचा वहां एक बड़ा सा कमरा था। दीवारों पर बनी हुई अलमारियों में तरह तरह के हथियार रखे हुए थे। मैंने एक राइफल ली, उसे लोड किया। उस दीवार के स्विच बोर्ड पर कई बटन थे। उनमें से एक बटन को दबाने से फर्श का वो हिस्सा ऊपर अपनी जगह पर वापस चला जाता था जिस पर मैं लेटकर तहखाने में पहुंचा था। मैंने उस बटन को दबाया, फिर जल्दी से आकर वहां लेट गया। फिर गड़गड़ाहट की आवाज उभरी। मैं लेटे ही लेटे फिर पलंग के नीचे पहुंच गया। वो नर और मादा अपनी ड्यूटी पर थे, पलंग के दोनों तरफ से झांक रहे थे। सुल्ताना नजर नहीं आई, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने ठाएं से गोली चला दी। एक दरिंदा कुर्राता हुआ फर्श पर से उछला, फिर फर्श पर आकर ठंडा पड़ गया। सुल्ताना के हलक से चीख निकली, नहीं नहीं, तुम मेरे वफादारों को नहीं मार सकते, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगी, तुम्हें जिंदा जला दूंगी। ठाएं की दूसरी आवाज गूंजी। दूसरा दरिंदा भी ठंडा पड़ गया। मैंने पलंग के नीचे से झांक कर कहा, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी ये मेरे हाथों मर जाएंगे, और तुमने कहा था ये मट्टी के शेर नहीं हैं, देख लो ये मट्टी हो गए। मैं पलंग के नीचे से सिरकता हुआ बाहर आ गया। वो गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मुट्ठियां भींच कर कह रही थी, तुम दो को मारकर ये ना समझना कि तुमने मेरे तमाम दरिंदों पर काबू पा लिया है। तहखाने से सुरंग का जो रास्ता दूसरी तरफ निकलता है वहां से मेरे वफादार आ रहे हैं। दूसरी बार तुम तहखाने में जाकर वापस नहीं आ सकोगे और ना ही दूसरा हथियार हासिल कर सकोगे। तुम मेरी फिक्र ना करो, फिलहाल इत्मीनान है। तुम्हारी रिहाइशगाह के इस खास हिस्से में अब शेरों के सिर्फ बच्चे रह गए हैं। मैं तुम्हें महल के पिछले हिस्से से कुत्तों की फौज बुलाने की मोहलत नहीं दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या गोली मार दोगे? मैं कुत्ते को गोली मारता हूं और कुतिया को भौंकने के लिए छोड़ देता हूं। इस बात पर वो मुझे गाली देना चाहती थी। मुझे उसके दिमाग में जगह मिलती तो उसे ज़हनी अजियत में मुब्तला करता, लेकिन मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे गाली देने से रोक नहीं सकता था और एक औरत से गाली सुन नहीं सकता था। लिहाजा फौरन ही पाँव में गोली मार दी। वो चीखें मारती हुई फर्श पर गिर पड़ी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हारे दिमाग में आने का ये रास्ता इख्तियार किया है, वरना जो भी शख्स तुम्हारे अंदर है मैं उससे बाहर रहकर भी निमट सकता था। महल के मुसल्लह अफराद आहनी सलाखों वाली दीवार के पास आ गए थे। एक गार्ड पूछ रहा था, मैडम, हम आपकी चीखें सुन रहे हैं। कोई हमारे दिमागों में आकर कह रहा है कि फरहाद अली तैमूर आप पर जुल्म कर रहा है। अगर आप आहनी दरवाज़ा नहीं खोलेंगी तो हम लॉक तोड़कर आ जाएंगे। हमें हुक्म दीजिए, क्या करना चाहिए? मैं सुल्ताना की ज़ुबान से हुक्म देना चाहता था कि मुसल्ला गार्ड्स वापस चले जाएं, लेकिन वो ख्याल ख्वानी करने वाला उसे रोक रहा था। उसका दिमाग हम दो ख्याल ख्वानी करने वालों के दरमियान उलझा हुआ था। हमारी इस रस्साकशी में वो दिमागी मरीज़ा बन सकती थी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो मेरे दुश्मन की मर्ज़ी के मुताबिक चीख कर बोली, मैं मुसीबत में हूँ, ताला तोड़ दो, अंदर आओ और फरहाद को गोली मार दो। मैंने ख्वाबगाह के दरवाजे पर आकर बुलंद आवाज़ से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ, अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। उधर ताला तोड़ोगे, इधर तुम्हारी मालकन के टुकड़े हो जाएंगे। वो ताला तोड़ने जा रहे थे, रुक गए। दुश्मन ने सुल्ताना की ज़ुबान से कहा, मेरी परवाह ना करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम सब यहाँ आ जाओ। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, मैं तुम्हारी मालकन का कुछ बिगाड़ सकता हूँ या नहीं, यह आवाज़ सुनो और अपनी अकल से फैसला करो। मैंने छत की जानिब एक फायर किया। वो फिर ताला तोड़ने से बाज आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, आपकी जान जा सकती है, हम अंदर आने की हमाकत नहीं करेंगे। दुश्मन की ख्याल ख्वानी नाकाम हो रही थी। वो सुल्ताना के दिमाग पर डेरा जमाकर मुसल्ला गार्ड्स को अंदर बुला नहीं सकता था, ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। ये कि मैं उसे पूरी तरह कब्जा जमाने का मौका नहीं देता था। इस तरह सुल्ताना को ये पहली बार अकल आई कि दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले को इसकी जान की परवाह नहीं है। वो हर हाल में मुसल्ला गार्ड्स को अंदर बुलाना चाहता था, चाहे फरहाद उनकी मालका को गोली ही क्यों ना मार दे।
वो मुझे तो दुश्मन समझ ही रही थी, अब दूसरे की हकीकत भी उस पर वाजे हो गई थी कि वो फरहाद को जान से मारने के लिए उसकी जान का दुश्मन बन गया है। मैं उसके दिमाग में था। मेरी गोली के जख्म से उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने सुरंग के रास्ते आने वालों को हुक्म दिया था कि तय खाने में पहुंचकर वहां का तमाम असलहा अपने कब्जे में ले लें और उसके अगले हुक्म का इंतज़ार करें। अब उसके दिमाग में ये बात पैदा हो रही थी कि ट्रांसमीटर के ज़रिए तय खाने के गार्ड्स को ख्वाबगाह में बुलाना चाहिए। वो फ़ौरन इनकार में सर हिलाकर बोली, ए दूसरे टेलीपैथी जानने वाले खबीस, तू कौन है? क्या तय खाने के गार्ड्स को मेरे हुक्म से बुलाकर मुझे फरहाद के हाथों हलाक कराना चाहता है? तूने देखा है ये कितना जालिम है। इसने वार्निंग के तौर पर मेरे पाँव में गोली मारी है। ये अगली गोली मेरे सीने में उतार सकता है। मैं उसके दिमाग से निकलकर ख्वाबगाह में रखे हुए एक फर्स्ट एड बॉक्स को उठा लाया। फिर उसकी मरहम पट्टी करते हुए बोला, वो खबीस है, तुम्हें मारना चाहता है। मैं इंसान हूँ, ज़ख्मों पर मरहम रखता हूँ। अगर तुम मुझसे दुश्मनी ना करती तो मैं तुम्हें ज़ख्मी ना करता। वो तकलीफ़ से कराहती हुई बोली, मुझसे हमदर्दी ना करो। मुझे ये दोनों चीते बहुत अजीज़ थे। तुमने उन्हें नहीं, मुझे मार डाला है। क्या मैं उनका लुकमा बन जाता? हाँ, बन जाते। मेरे इन वफादार जानवरों के आगे तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों की कोई अहमियत नहीं है। रस्सी जल रही है मगर बल नहीं जा रहे हैं। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने उसकी ज़ुबान से कहा, जब तक मैं रहूँगा इसके बल नहीं जाएंगे। देखना यह है तुम कब तक यहाँ रह सकोगे। तुम्हारा साथी तुम्हारी मदद के लिए महल में या तहखाने में कदम नहीं रख सकेगा। महल के तमाम दरवाज़ों और तहखाने के सुरंग वाले दरवाजे पर मेरे आदमियों का कब्जा है। मैंने कहा, जब तुम्हें यकीन है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा या तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा, फिर वक्त का इंतज़ार करो। इस मौजू पर बात ना करो। ये बताओ, क्या उस वक्त तुम सुल्ताना के दिमाग में मौजूद थे जब उस पर तनवीमी अमल किया जा रहा था? हाँ, मैं मौजूद था। तुम उस पर अमल कर रहे थे और मैं उसकी ज़ुबान से एक मामूला बनकर जवाब दे रहा था। तुम मेरे फरेब में आ गए कि अमल के बाद सुल्ताना तनवीमी नींद सो रही है। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग पर काबिज रहा। जब यकीन हो गया कि तुम चले गए हो तो मैंने सुल्ताना के ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाकर अपनी मामूला बनाया। फिर उसे हुक्म दिया कि वो आज रात 11 बजे तक फरहाद के तमाम अहकामात पर बेचूचरा तामील करती रहेगी। उसके बाद वो तुम्हारी जानी दुश्मन बन जाएगी। तुमने उसके दिमाग में आने के लिए जो कोड वर्ड्स मुकर्रर किए हैं वो उन्हें भूल जाएगी और तुम्हें दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देगी। मैंने पूछा, क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं उसे ज़ख्मी करके दिमाग में आ सकता हूँ और तुम्हारे तनवीमी अमल के सहर को तोड़ सकता हूँ? वो हंसते हुए बोला, मेरे सहर को तोड़कर कौन सा कमाल कर रहे हो? ये रात 11 बजे तक तुम्हारे अहकामात की पाबंद थी, अब ना है और ना कभी रहेगी। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तुम यहाँ से जिंदा सलामत नहीं जा सकोगे। बेहतर है अपना दिमाग मेरे हवाले। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने इंतज़ार किया शायद वो बात पूरी करेगा, आगे भी कुछ कहेगा, लेकिन उधर खामोशी रही। मैंने पूछा, क्या मुझे मारने वाले को अचानक मौत आ गई है? ये ज़ुबान बंद क्यों हो गई, जबकि औरत की ज़ुबान से बोल रहे थे जो कभी बंद नहीं होती। सुल्ताना चुप थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर सुना। वो सोच के ज़रिए कह रही थी, मेरे दिमाग से और मेरी ज़ुबान से बोलने वाले खबीस, तुझे मौत आ जाए, तू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। कम से कम एक टेलीपैथी जानने वाले से तो निजात मिलेगी, दूसरे से मैं निमट लूँगी। मुझे सोचने समझने की थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो मैं फरहाद को यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूंगी। उसकी बात पूरी हुई तो दुश्मन की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी जल्दी में था। कह रहा था, सुल्ताना, मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। सिर्फ इतना समझाने आया हूँ, तुम्हारी सलामती का बस वही एक तरीका है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। किसी तरह उस पर अमल करो, मैं फुर्सत मिलते ही आऊँगा। वो चला गया। उसकी दानिस्त में मेरा आखिरी वक्त आ गया था। वो सुल्ताना का साथ देकर मुझे ख़त्म कर सकता था, लेकिन मुझ जैसे अहम शिकार को अचानक ही छोड़कर भाग गया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो जहाँ कहीं भी था वहाँ खुद उसके जान के लाले पड़ गए थे, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए ही कोई भी दुश्मन मैदान छोड़कर जाता है, और वो जा चुका था। उसने सुल्ताना को एक तरीका समझाया था जिस पर वो अमल करके मुझ पर काबू पा सकती थी, और ये वही तरीका था जिसके ज़रिए मैंने सुल्ताना के दिमाग में जगह बनाई थी। यानी अब वो मुझे किसी तरह ज़ख्मी करने की फ़िक्र में थी। मेरे दुश्मन ने उसे समझाया था कि मैं ज़ख्मी होने के बाद ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहूँगा। मेरा सबसे बड़ा हथियार यही था। ये ना होता तो वो अपने ख्याल ख्वानी के मुताबिक मुझे एक चुटकी में मसल सकती थी। उसने कई बार ज़रा फासले पर रखी हुई राइफ़ल को देखा। अगर फासला कुछ कम होता तो वो राइफ़ल तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करती। मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स रखने के बहाने वहाँ से हट गया।
जब उसे दूसरी जगह रखकर पलटा तो राइफल उसके हाथों में आ गई थी। वो कुछ कहे सुने बगैर फौरन ही मुझे जख्मी करना चाहती थी। उसने पहले सोचा राइफल के कुंदे को दाएं शाने से लगाकर मेरा निशाना ले, फिर सोचा नहीं, बाएं शाने से लगाकर गोली मारना चाहिए। फिर दिमाग ने समझाया राइफल की मक्खी से आंख लगाकर निशाना लगाने के लिए भी एक आंख बंद करना पड़ती है। उसकी दूसरी सोच ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं एक आंख बंद करूंगी तो वो समझेगा आंख मार रही हूं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। वो राइफल के कुंदे को कभी दाएं शाने की तरफ ला रही थी, कभी बाएं शाने की तरफ, कभी एक आंख बंद कर रही थी और कभी आंख ना मारने के ख्याल से फौरन दोनों आंखें पूरी तरह खोल देती थी। आखिर उसने झुंझला कर कहा, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, मैं इतनी देर से उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ, हाथों में राइफल होते हुए भी तुम्हें गोली नहीं मार रही हूँ, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे उलझा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन अचानक यहाँ से कहाँ चला गया था? मैं बताती हूँ, वो तुम्हारी रसवंती को ट्रैप करने गया था और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। यकीन ना हो तो रसवंती को पुकार कर देख लो। उसने चौंका देने वाली बात कह दी थी। मैं परेशान होकर फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता, यहाँ से इजलत में रसवंती की हिफाजत के लिए जाता। इधर एक लम्हे की दिमागी गैर हाजिरी में वो मुझे गोली मार देती। खुदा का शुक्र है कि इन हालात में हमारे तजर्बात काम आते हैं। इन तजर्बात की रोशनी में हम अचानक कोई कदम नहीं उठाते। बाज़ औक़ात इंसान से बेख्तियार कोई हरकत सरजद हो जाती है। हम ऐसी बेख्तियारी अमल से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मैंने फ़ौरन ही रसवंती की खबर लेने से पहले सुल्ताना को राइफ़ल मेरी तरफ उछालने पर मजबूर किया। वो मजबूर हुई। मैंने राइफ़ल को कैच करते हुए कहा, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आया। मैंने ख्याल ख्वानी की प्रवाज़ की। रसवंती से कहा, मेरे पास आओ। यह कहते ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सुल्ताना पेचो ताब खा रही थी। रसवंती ने आकर पूछा, क्या बात है? मैंने पूछा, तुम खैरियत से हो? बिल्कुल खैरियत से हूँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है। हमारे दोनों बेटे भी बखैरियत हैं, मगर दुश्मनों के चक्रों में हैं। फुर्सत मिले तो उनकी खबर लेना। मैं जल्द ही उनके पास जाऊँगा, तुम जा सकती हो। आर्मर को भेज दो। वो चली गई। आर्मर आ गया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैडम रसवंती पारस दोम के पास हैं, मैं पारस अव्वल के पास आता जाता हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत? अगर पारस अव्वल और जोजो के पास रहना ज़रूरी ना हो तो सुल्ताना के दिमाग में रहो। आप अपने बेटे को तो जानते ही हैं, वो हम ख्याल ख्वानी करने वालों का एहसान लेना नहीं चाहता। मैं तो चुपचाप जोजो के दिमाग में जाकर खैरियत मालूम करता हूँ। बहरहाल मैं सुल्ताना के पास रहूँगा। मैंने आर्मर को बताया, वो ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन अभी सुल्ताना के दिमाग में नहीं है, लेकिन किसी वक्त भी आ सकता है और कोई नई चाल चल सकता है। तुम मुझे सुल्ताना के चोर ख्यालात से आगाह करते रहो। वो उसके दिमाग में चला गया। मैंने माइटी पाशा को मुखातिब करते हुए वो जगह बताई जहां सुरंग के रास्ते से बाहर निकला जा सकता था। मैंने कहा, तमाम वफादारों के साथ वहां पहुंचो और मेरी अगली हिदायत का इंतज़ार करो। फिर मैंने सुल्ताना से कहा, ट्रांसमीटर उठाओ। तय खाने में जितने मुसल्लह अफराद हैं उन्हें हुक्म दो कि हथियार वहीं छोड़कर बाहर चले जाएं और वहां से महल के इहाते में आ जाएं। मैं ये हुक्म नहीं दूंगी। क्यों ख्याल ख्वानी पर मजबूर करती हो? मैं दानिस्ता अपनी मर्जी के खिलाफ कोई हुक्म नहीं दूंगी। मैंने आर्मर से कहा, इसकी ज़ुबान से अहकामात जारी करो। दूसरे ही लम्हे वो उठकर खड़ी हो गई। अपनी अलमारी के पास जाकर उसके एक खुफिया खाने से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, फिर राबिता कायम करके मेरी मर्जी के मुताबिक हुक्म दिया। दूसरी तरफ से उसका हुक्म सुनने वाला सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था, मैडम आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये हुक्म फरहाद का भी तो हो सकता है। मैंने सुना है वो एक के ज़रिए दूसरे की आवाज़ सुनकर उस दूसरे को भी अपना महकूम बना लेता है। आर्मर ने सुल्ताना की ज़ुबान से डांट कर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं फरहाद की महकूम हूँ? यू ब्लडी फूल, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपनी ज़ात पर किसी की हुक्मरानी बर्दाश्त कर सकती हूँ? वो सहम कर बोला, सॉरी मैडम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ आपकी सलामती चाहता हूँ। आप वाकई अजीम हैं, कोई आपको महकूम नहीं बना सकता। हम आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं, हथियार यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। सुल्ताना ने उससे राबिता ख़त्म किया। फिर उस जगह के इंचार्ज को ट्रांसमीटर पर मुखातिब किया जो सुरंग से बाहर जाने वाले चोर दरवाज़ों पर 4 मुसल्लह गार्ड्स के साथ ड्यूटी पर रहता था। उसने कहा, मैं हुक्म देती हूँ यह जगह फ़ौरन छोड़ दो और महल के इहाते में चले आओ, वहाँ दूसरे गार्ड्स ड्यूटी पर आएंगे। इंचार्ज ने कहा, मैडम आपके हुक्म पर हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन किसी ने मेरे दिमाग में कहा है कि आप खतरात में घिरी हुई हैं। कोई आपके दिमाग पर कब्जा जमा कर। वो बात काट कर धारती हुई बोली,
यू शट अप। क्या तुम मेरे दिमाग को कमजोर या किसी की जागीर समझते हो? यू सन ऑफ अ बिच, मेरे हुक्म की फौरन तामील करो वरना मेरा कहर तुम पर नाजिल होगा। माफ़ी चाहता हूँ मैडम, हम अभी ड्यूटी छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। मैंने माइटी पाशा से कहा, तुम्हारे सामने 100 गज के फासले पर जो ग्रीन कॉटेज है वहाँ अपने वफादारों के साथ चले जाओ। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, अगर कोई करे तो गोली मार देना। मैंने तहखाने के सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर देखा, वो अपने तमाम मातहतों के साथ हथियार वहीं छोड़ने के बाद सुरंग के रास्ते गुजर रहा था। जब माइटी पाशा ग्रीन कॉटेज में पहुंचा तो वो जगह खाली मिली, वहां ड्यूटी देने वाले जा चुके थे। मैंने कहा, पाशा, अभी 1 दर्जन निहत्थे लोग ग्रीन कॉटेज के एक चोर दरवाजे से बाहर आने ही वाले हैं, उन्हें एक कमरे में बंद कर देना। मैं थोड़ी देर बाद सुल्ताना आफंदी के साथ आऊँगा, मोहतात रहो। ग्रीन कॉटेज के बाहर भी दूर तक नज़र रखो। मैं उसे ज़रूरी हिदायत देकर दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। सुल्ताना मुझे घूर कर देख रही थी, मुझसे नज़रें मिलाते ही ज़रा नरम पड़ गई। मुस्कुराते हुए बोली, मैं हार गई, तुम जीत गए। दरअसल मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा नाकाबिल शिकस्त मर्द नहीं आया था, इसीलिए मैं मर्दों को हकीर समझती थी। आज मैं दिलो जान से खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। वो दोनों बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी। आर्मर ने उसे रोक दिया। उसकी ज़ुबान से कहा, भाई फरहाद, ये फ्रॉड है। ये सोचती कुछ है, ज़ुबान से बोलती कुछ और है। कमबख्त की समझ में ये अभी तक बात नहीं आई कि हम चोर ख्यालात भी पढ़ लेते हैं। सुल्ताना अपनी ज़ुबान से ही अपने खिलाफ बोल रही थी और सुन भी रही थी। गुस्से से बोली, फरहाद, ये तुमने किसे मेरे दिमाग में बिठाया है? ये झूठा है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो सच्ची मोहब्बत है, ये उस मोहब्बत की तौहीन कर रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की कदर करता हूँ। जो शख्स तुम्हारे दिमाग में है मैं उसे अभी निकाल रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैं अच्छी तरह तुम्हारी कदर करूँगा। मैंने आर्मर से कहा, मैं तुम्हें उस हेलीकॉप्टर के पायलट के पास पहुँचा रहा हूँ जिसमें पेरिस से यहाँ तक आया था। तुम उसके ज़रिए फ्लाइंग क्लब के माहिर इंजीनियर के दिमाग में पहुँचो और उसके ज़रिए हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह चेक करो। किसी दुश्मन ने कोई ख़राबी पैदा की हो तो उसे दूर करवाओ। दुनिया की पहली ट्रांसफॉर्मर मशीन बनाने वाला आर्मर एक ज़हीन मैकेनिक था। वो अपनी निगरानी में हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह चेक करा सकता था। वो अपना फ़र्ज़ अदा करने चला गया। सुल्ताना ने पूछा, क्या तुम जजीरे से जा रहे हो? मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई, फिर बैठे ही बैठे दोनों बाहें फैला दी। अपनी अदाओं से कह रही थी, ना जाओ, इधर चले आओ। मैंने उसके दिमाग में ज़रा गुस्से से कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ, ये ना समझना मैं अपने मियाँ को तुम्हारी जैसी औरतों के पास छोड़कर गाफिल हो जाती हूँ। अपनी बाहें गिरा लो वरना दिमाग में जलजला पैदा कर दूंगी। मैं रसवंती बनकर ऐसा कहते वक्त मुस्कुरा रहा था और अपनी जगह से उठकर आशिकाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो जल्दी से बाहें गिराकर बोली, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हमें फासला रखना चाहिए। लेकिन अभी तो तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कदर करूँगा और कदर करने के लिए अभी यहाँ से तुम्हें ले जाऊँगा। वो परेशान होकर बोली, मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? दुनिया के उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। ये तुम कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? मैं उस टुकड़े की ज़ुबान बोल रहा हूँ जहाँ से मैंने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। चलो तुम्हें भी ये इल्म सिखा दूंगा। वो जाना नहीं चाहती थी। मैंने राइफ़ल को एक तरफ फेंका, फिर इत्मीनान से चलता हुआ पलंग के नीचे पहुँच गया। राइफ़ल उसके सामने थी लेकिन वो उठा नहीं सकती थी। चुपचाप उठकर मेरे पास पलंग के नीचे आ गई। आजिज़ी से कहने लगी, मुझे छोड़ दो। मैंने पकड़ा, कब है? मैं तुम्हें हाथ लगाना अपनी तौहीन समझता हूँ। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। शरीफ औरत को हाथ ना लगाओ तो वो खुश होती है, उसके बरक्स तुम्हारी जैसी औरतें अपनी इंसल्ट समझती हैं। मैंने एक बटन दबाया। हम पलंग के निचले फर्श पर लेटे ही लेटे तह खाने में पहुंच गए। वहां दूर तक हथियार बिखरे पड़े थे। मुसल्ला गार्ड्स अपनी मालका के हुक्म के मुताबिक वो तमाम हथियार छोड़ गए थे। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था। अगरचे आसानी से सुल्ताना को यरगमाल बनाकर ले जा रहा था, ताहम दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला किसी वक्त भी आकर पांसा पलट सकता था, या उसके मंसूबे के मुताबिक उसका कोई मामूल मुझे कहीं से छुपकर गोली मार सकता था। इन हालात में एक हथियार ज़रूरी हो गया था। मैंने एक भरा हुआ रिवॉल्वर और चंद कारतूस उठाकर रख लिए। फिर सुल्ताना से कहा, मैं हर वक्त तुम्हारे दिमाग में नहीं रह सकता, सीधी तरह मेरे आगे आगे चलती रहो। अगर रसवंती दोबारा आएगी तो वो तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हारी खोपड़ी उल्टा देगी। वो चुपचाप मेरे आगे आगे सुरंग में दाखिल हुई।
मैंने माइटी पाशा से मालूम किया जो लोग यहाँ हथियार छोड़कर गए थे उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरे लिए बाहर एक गाड़ी तैयार थी। पाशा यकीन से कह रहा था कि ग्रीन कॉटेज के बाहर आसपास ना कोई है, ना किसी किस्म का खतरा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला जरूर कोई जाल बिछा कर गया होगा। मैं सुरंग से गुजरता हुआ ख्याल ख्वानी में मसरूफ था, लेकिन रास्ते का भी ध्यान था। सुल्ताना आगे जा रही थी, उसकी तरफ से फिलहाल कोई अंदेशा नहीं था। मैंने आर्मर को मुखातिब किया। उसने कहा, हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं है, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। मैंने कहा, अब तुम फ्लाइंग क्लब के और 2-4 अहम जिम्मेदारान अफराद के दिमागों में आते जाते रहो। मैं भी उन्हें ट्रैप करूँगा, क्योंकि फ्लाइंग क्लब की ज़रूरी कार्रवाइयों पर अमल किए बगैर यहाँ से जा रहा हूँ। हम सुरंग के आखिरी सिरे पर आ गए। चोर दरवाजे को खोला तो दूसरी तरफ माइटी पाशा इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ था। मैंने एक कमरे में आकर कहा, मैं 5 मिनट बाद यहाँ से निकलूँगा, लेकिन मैडम अभी जाएंगी। उनके साथ तुम में से कोई जाएगा, और जो भी जाएगा उसकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जाएगी। तमाम वफादार मेरे हुक्म पर जान देने को तैयार थे। उनमें से एक सुल्ताना के साथ उस कमरे से निकला, फिर कॉटेज के बाहर आया। बाहर अच्छी तरह निगरानी हो रही थी। दूर दूर तक कोई दुश्मन नज़र नहीं आ रहा था। हमें फ्लाइंग क्लब तक ले जाने वाली गाड़ी कॉटेज से 10 कदम के फासले पर थी। उस गाड़ी को भी अच्छी तरह चेक कर लिया गया था। इतनी एहतियात के बावजूद अचानक ही कॉटेज के करीब वाली ड्रेन लाइन यानी गटर का आहनी ढक्कन ऊपर को उठा। अंदर से एक सर और 2 हाथ ऊपर की तरफ आए। उन हाथों में टेलीस्कोप लगी हुई राइफल थी। उसने सुल्ताना के साथ जाने वाले का सही निशाना लिया, फिर गोली चला दी। वो वफादार चीख मारकर उछला, फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे वफादारों ने फायरिंग की समत का अंदाजा करते ही तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली की जद में आने वाले वफादार को उसके साथ ही उठाकर कॉटेज में ले आए। वो बाल बाल बचा था। मक्कारी से चीख मारकर जमीन पर गिरा था ताकि गोली चलाने वाला मुतमईन हो जाए और दोबारा फायर ना कर दे। मेरी ख्याल ख्वानी के मुताबिक 4 वफादार सुल्ताना को उठाकर कार के अंदर ले गए, फिर उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगे। गटर का ढक्कन बंद हो चुका था। वो फायर करने वाला वाकई मुतमिन होकर रूपोश हो गया था। मेरे एक वफादार ने करीब जाकर ढक्कन को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अंदर से फायरिंग हुई। उस वफादार ने हैंड ग्रेनेड की चाबी दांतों से दबाकर खींची, उसे गटर में डाला, फिर दौड़ता हुआ दूर जाकर ऊंधे मुंह लेट गया। रात की खामोशी में जोरदार धमाका दूर तक गूंजा। सुल्ताना की गाड़ी थोड़ी दूर तक खैरियत से गई। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ने ना जाने कहां कहां मुसल्ला आलाए कारों को छुपा रखा था। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि सुल्ताना के साथ कोई भी आने वाला फरहाद ही होगा, लिहाजा उसे गोलियों से भून दिया जाए। उसका पहला आलाए कार मेरे धोखे में मेरे वफादार को गोली मारने में नाकाम रहा था। दूसरे आलाए कार अब सुल्ताना की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। उसे हाथ से निकलता देखकर उन्होंने भी कई बम के धमाके किए। जाहिर है इन हालात में गाड़ी बच नहीं सकती थी। धमाकों से उसके चीथड़े उड़ गए। मैंने सुल्ताना और 4 वफादारों के दिमागों में पहुंचने की नाकाम कोशिशें की, फिर चंद सातों के लिए मातमी अंदाज में सर को झुका लिया। ये महज रस्मी नहीं थी। मुझे अपने वफादारों की मौत का दिली सदमा पहुंच रहा था, और ऐसे वक्त मैडम सुल्ताना आफंदी के लिए एक ज़रा अफसोस नहीं हो रहा था। मैंने चुपचाप वो ग्रीन कॉटेज छोड़ दिया। उस गाड़ी की तबाही से दुश्मनों को यकीन हो गया होगा कि मैडम के साथ ज़रूर फरहाद भी मारा गया है। मैं छुप छुपा कर समुंदर के साहिल तक आ गया। वहाँ एक कार वाले से लिफ्ट हासिल की, फिर फ्लाइंग क्लब पहुँच गया। पूरे जजीरे में हलचल सी मच गई थी। मुसलसल फायरिंग के अलावा बम के कई धमाके हुए थे। सभी तजस्सुस में मुब्तला थे कि यह क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। पुलिस वाले हर एक को सूंघते फिर रहे थे। मुझे कुछ कहने से पहले ही मेरी ख्याल ख्वानी उन्हें सांप की तरह सूंघ लेती थी। हेलीकॉप्टर का पायलट मेरा मुंतजिर था। मैंने और आर्मर ने वहाँ के 2 इंचार्ज अफसरान को काबू में किया। उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर तक लाए। मैं दोनों से मुसाफा करके उसमें सवार हुआ। मेरे हेलीकॉप्टर ने परवाज़ शुरू की। दूसरे जिम्मेदार लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। उन अफसरान से कह रहे थे कि यह गैर कानूनी परवाज़ है। उनमें से एक अफसर ने कहा, हम नादान नहीं हैं, हम भी गैर कानूनी परवाज़ को समझते हैं, फिर आपने परवाज़ की इजाज़त क्यों दी? दूसरे अफसर ने जवाब दिया, हम फ्लाइंग क्लब के अफसरान हैं, यहाँ से किसी भी हेलीकॉप्टर को जाने से रोक सकते हैं, लेकिन ख्याल ख्वानी वाली परवाज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि टेलीपैथी का तैयारा हमेशा दिमागों के रनवे से परवाज़ करता है और उसके लिए कोई कानून नहीं है।
उनकी बहस के दौरान मेरा हेलीकॉप्टर जजीरे से बहुत दूर निकल गया था। मैं और आर्मर वहां के तमाम अफसरान के दिमागों में पहुंच रहे थे, जिसके नतीजे में वो आसपास के दूसरे ममालिक को इस गैर कानूनी प्रवास की इतला नहीं दे पा रहे थे। मैंने पाशा से कहा, अब अपने अपने घरों में जाकर आराम करो। जिन 4 वफादारों ने मेरे लिए जान दी है उनके वारिसों को सुबह तक 1-1 लाख डॉलर अदा कर देना। मैं इस जजीरे से निकल चुका हूँ। वो परेशान होकर बोला, जनाब, आपके जाने के बाद यहाँ के पुलिस वाले और दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जजीरे के सबसे बड़े बदमाश कहलाते हो और सबसे ज़्यादा डरपोक हो। जनाब, मैं पहले डरपोक नहीं था। आपने मेरी तवक्को से ज़्यादा दौलत और हीरे जवाहरात दिए हैं। अब ये सोचकर डरता हूँ कि मर जाऊँगा तो इतनी सारी दौलत का क्या बनेगा। मैंने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो, तुम में से किसी वफादार पर आंच नहीं आएगी। मैंने आर्मर से कहा, अब मैं अपने दोनों बेटों की खबर लूँगा। तुम ज़रा माइटी पाशा और दूसरे वफादारों का ख्याल रखना। उन्हें परेशान करने वालों को फरहाद बनकर समझाना कि जजीरे में जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार फरहाद था। उसके बाकी साथियों को कानूनी गिरफ्त में ना लिया जाए, वरना उस जजीरे में दिन रात तबाहियां आती रहेंगी। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।